Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का 6 चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आइए हम टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। होमियोस्टेटिस मेंटेन करने के लिए इस ऑर्गन के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से 2 या उससे अधिक ऑर्गन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन के कंप्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई के लिए रिस्पायरेशन रेट पहले हम पढ़ चुके हैं, हार्ट बीट और ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड के फ्लो का बढ़ना भी एक स्वाभाविक हो जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज को बंद करने पर नर्व, लंग्स, हार्ट एंड किडनी की एक्टिविटी जो है आप धीरे धीरे सामान्य अवस्था में वापस आ जाती है। इस प्रकार फिजिकल एक्सरसाइज करते समय मसल्स, हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल, किडनी और दूसरे ऑर्गन के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, हमारे शरीर में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर ऑर्गन की सभी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहें। न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाता है जो क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के माध्यम से केमिकल इंटीग्रेशन प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम की। सभी एनिमल का न्यूरल सिस्टम हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रिसीव करती हैं और इनका ट्रांसमिशन करती हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है, जैसा कि हाइड्रा में या न्यूरॉन के जाल के रूप में पाया जाता है। इंसेक्ट का न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें ब्रेन अनेक गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू का बना होता है। वर्टिब्रेट में अधिक विकसित न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ठीक है, मानव का जो न्यूरल सिस्टम होता है 2 भागों में विभाजित होता है। पहला सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जिसे CNS कहते हैं, दूसरा पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम जिसे PNS कहते हैं। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जहां सूचनाओं के प्रोसेसिंग और कंट्रोल का कार्य किया जाता है। ठीक है, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत शरीर की सभी नर्व आती हैं जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएट रहती हैं। पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम में 2 प्रकार के नर्व फाइबर होते हैं, एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या होता है? ये इम्पल्स को टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, एफरेंट फाइबर क्या होता है? ये रेगुलेटरी इम्पल्स को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से संबंधित पेरीफेरल टिश्यू या ऑर्गन तक ट्रांसमिट करते हैं। पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम या ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या होते हैं? ये इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की स्केलेटल मसल तक ले जाते हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है? ये इम्पल्स को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से बॉडी के इनवॉलेंट्री ऑर्गन तथा स्मूथ मसल्स तक ले जाते हैं। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। हम बात करेंगे न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म व टिपिकल सेल ऑर्गेनल एंड कुछ ग्रेनुल बॉडी जैसे निसल ग्रेनुल पाई जाती है। सेल बॉडी से कुछ छोटे ब्रांच फाइबर बाहर की ओर निकलते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स में निसल्स ग्रेनुल पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डेंड्राइट्स इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है जिनका डिजिटल एंड ब्रांच होता है। प्रत्येक ब्रांच का अंतिम सिरा एक बल्ब जैसे स्ट्रक्चर बनाता है जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक वेसाइकल पाए जाते हैं जिसमें केमिकल होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एक्सॉन
नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर सिनेप्स अथवा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ओर ट्रांसमिट करते हैं। एक्सॉन और डेंड्राइट्स के आधार पर न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं, मल्टीपोलर, बाईपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसमें एक एक्सॉन और 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन, इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स होता है जो आंखों के रेटिना में पाया जाता है। यूनिपोलर न्यूरॉन, इसकी सेल बॉडी में केवल एक्सॉन होता है जो यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। एक्सॉन 2 प्रकार के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं स्वान सेल से ढके रहते हैं, यह स्वान सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है। दो आसपास माइलिन शीथ के मिड में जो गैप होता है उसे नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर भी एक स्वान सेल से घिरा रहता है, लेकिन यह सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ नहीं बनाती। यह समानता ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट नीट एग्जाम के लिए, ठीक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल है क्योंकि जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो एक पोलराइज स्टेज में होती है। न्यूरल मेम्ब्रेन पर अलग अलग प्रकार के आयन चैनल पाए जाते हैं। ये आयन चैनल अलग अलग आयंस के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। जब न्यूरॉन इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करता है तब ये रेस्टिंग स्टेज में होता है। जब एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन के लिए अधिक परमिएबल एंड सोडियम आयन के लिए लगभग इम्परमिएबल होता है। रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म में उपस्थित निगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होती है। अतः इस स्टेज में एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म पोटेशियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की हाई कंसंट्रेशन तथा सोडियम की लो कंसंट्रेशन होती है। इसके विपरीत एक्सॉन के ऊपर पाए जाने वाले फ्लूइड में पोटेशियम आयन की लो कंसंट्रेशन एंड सोडियम आयन की हाई कंसंट्रेशन होती है। इस प्रकार की भिन्नता के कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनती है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले इस आयनिक ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इस पंप के द्वारा 3 सोडियम आयन बाहर की ओर तथा 2 पोटेशियम आयन अंदर की ओर एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप एक्सोनल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जबकि इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, इसलिए ये पोलराइज्ड हो जाती है। रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। आप यह जानने की उत्सुक हो सकते हैं कि एक्सॉन पर नर्व इम्पल्स की उत्पत्ति एवं उसका कंडक्शन किस प्रकार होता है, ठीक है। आइए जानते हैं। जब पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के एक स्थान पर कोई स्टिमुलस दिया जाता है तब एक साइड की ओर स्थित मेम्ब्रेन सोडियम के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाती है। इसके कारण सोडियम जल्दी जल्दी अंदर आ जाते हैं और इसलिए इस साइड पर पोलरिटी बदल जाती है। डेट इज मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। साइड ए पर मेम्ब्रेन की पोलरिटी का रिवर्स होना डिपोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड ए के आर पार जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसे वास्तव में नर्व इम्पल्स कहा जाता है। एक्सॉन के कुछ आगे यानी साइड बी कि मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज होता है। इसके परिणाम साइड ए से साइड बी की ओर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर साइड बी से साइड ए की ओर करंट फ्लो होता है। इसलिए साइड पर जो पोलरिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है और साइड बी पर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल साइड ए से उत्पन्न होकर साइड बी तक आ जाते हैं, ठीक है। यह सीक्वेंस एक्सॉन की पूरी लेंथ के समांतर रूप से रिपीट होता है। इसमें इम्पल्स का कंडक्शन होता है। स्टिमुलस देने के कारण सोडियम आयन की जो परमिबिलिटी बढ़ती है वो बहुत ही क्षणिक होती है। इसके तुरंत बाद पोटेशियम आयन के लिए परमिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। कुछ ही क्षणों में जो पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज होते हैं और एक्साइटेशन की साइड पर मेम्ब्रेन के रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करता है तथा फाइबर आगे के स्टिमुलेशन के लिए एक बार फिर से रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के। नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन जंक्शन के मीडियम से होता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं। एक सिनेप्स का निर्माण प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जो एक गैप के द्वारा सेपरेट हो भी सकती है और नहीं भी, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं।
सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन एक दूसरे के समीप होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सिनेप्स के द्वारा होता है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स से इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक सिंगल एक्सॉन से इम्पल्स के कंडक्शन के समान होता है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स से इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल सिनेप्स के ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज़ होता है। हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम होते हैं। केमिकल सिनेप्स पर प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है एक फ्लूइड से भरे स्पेस से सेपरेट रहती है, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एक इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट की ओर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक कैसे करते हैं? आइए जानते हैं। सिनेप्स द्वारा इम्पल्स के ट्रांसमिशन में जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल पर स्थित वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर से भरी होती है। जब इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंचता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल के मूवमेंट को मेम्ब्रेन की ओर स्टिमुलेट कर देते हैं। ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर अपने न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। इस बाइंडिंग से आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयन की जो एंट्री है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर नया पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देता है। बना हुआ नया पोटेंशियल एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी हो सकता है। आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे, ठीक है। आगे का हम पार्ट 2 में रिवाइज करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।